नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने सीआई का पार्ट नंबर 8 और लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। अभी तक मैंने आपको रेट जब सोको काटती है तो किस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। मिश्र धन वाले केसेस मैंने आपको बता दिए। 2 वर्ष और 3 वर्ष के सीआईएसआई के अंतर के बारे में मैंने आपको बता दिया। लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मैंने उसके बारे में आपको बता दिया। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया अर्धवार्षिक त्रैमासिक वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, उनके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। आज का वीडियो और आज की क्लास इस पर होगी कि जहां रेट सोको नहीं काटती है उस केसेस को हम कैसे फॉलोअप करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज उन क्वेश्चनों के बारे में जहां समय पूरी तरह से ना दे रखा हो, यानी समय आपको अधूरा दे रखा होगा, तो क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, या फिर हर वर्ष अगर रेट चेंज की जाएगी तो उस बारे में हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्लास होगी हमारी और ये लास्ट क्लास होगी आज हमारी इसके लिए। इसके बाद मैं आपको कभी क्लास दूंगा कभी क्लास दूंगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे जो किस्तों वाले क्वेश्चन जो होते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, यानी किस्त के बेसिस पर क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा और उसमें क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पार्ट है उसकी लास्ट क्लास आज होगी। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट क्लास से जो वीडियो आपको मिले वो थोड़े लंबे वीडियोस मिले, और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा परसेंटेज। तो ध्यान रखिएगा, जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलने वाली है, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो परसेंटेज के बेसिस पर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये 2 क्लासेस इसलिए सीएसआई की क्लासेस इसलिए थी क्योंकि इससे आपको करने का बेसिक पता चल जाए कि करने का तरीका क्या है। कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, केवल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितना हो सके आप उतना क्वेश्चन को सॉल्व करिए, केवल आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। इसके अलावा कोई नीड नहीं है, ना कुछ लर्न करना है, ना कुछ याद करना है, ना कुछ रटना है, कुछ भी नहीं करना आपको। ना तो किताबें उठा के ये देखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। हमें केवल किताबें उठाकर अगर देखना है तो केवल क्वेश्चंस देखने हैं। कोशिश जितनी भी जो भी आपकी रहे तो केवल कोशिश आपकी ओवरऑल एक ही रहनी चाहिए कि आप सब जगह से केवल क्वेश्चंस उठाएं और क्वेश्चन को ही फॉलो करें। क्वेश्चन के अलावा आप केवल आंसर देखें कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। वैसे एक बेसिक बात बताऊं मैं आपको, अगर आपने क्वेश्चन करने का जो आपका तरीका है वो बिल्कुल अगर परफेक्ट रहा है, बिल्कुल सही रहा है, तो डेफिनेटली जो आंसर होगा वो करेक्ट ही होगा। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब भी आपको मैथ्स पढ़नी है, ये कई स्टूडेंट्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स मुझसे बोलते भी हैं क्लास में, जब मैं क्लास लेता हूं तो कई स्टूडेंट मुझसे बोलते हैं कि सर हमारा आंसर सही नहीं आता एक्चुअली, या फिर कर रहे होते हैं तो वो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हमने जो किया है वो सही किया है। तो आपको ये चीज हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी कि मैथ्स को सॉल्व करने सब सॉल्व करते टाइम जब आप कर रहे हैं, मेथड यूज कर रहे हैं, और अगर आप मेथड बिल्कुल सही यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट ही होगा। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपका आंसर गलत आएगा। अगर आपने क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सही लगाया तो आपका आंसर डेफिनेटली सही होगा, फिर चाहे क्वेश्चन ही गलत हो या क्वेश्चन में दिए गए 4 ऑप्शन ही गलत हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका जो मेथड होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चंस करें तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, क्या कि मैं जो कर रहा हूं दैट इज करेक्ट, मैं जो कर रहा हूं दैट इज करेक्ट। अगर आपके दिमाग में अगर ये चीज नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप डेफिनेटली गलत कर रहे हैं, और चाहे आप सही ही कर रहे हो तो भी आपका आंसर गलत ही आएगा। कारण क्योंकि आपने आंसर निकाला, आप अपने आंसर के लिए श्योर नहीं है, आप अपने आंसर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपने जो किया वो सही किया। तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप उस क्वेश्चन का जो आंसर निकालेंगे उसको मैच करेंगे अपने ऑप्शन से। मान लीजिए एक बार को आपका ऑप्शन मिल भी जाता है तो हम जल्दी से उस पर श्योर नहीं होते, उस पर टिक नहीं करते, हम सोचते हैं यार शायद गलत हो, क्योंकि अगला ऑप्शन भी दिमाग में ऐसे क्लिक करेगा यार काश ये आंसर हो सकता था। तो इन चीजों को अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो डेफिनेटली अगर आपने सही किया है तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को करेंगे, और जहां तक है वो दोबारा जब क्वेश्चन होगा तो वो गलत ही होगा। तो कोशिश ये करें कि आप जो पहली बार कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंट रह के करें और वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छी तरह से आता है। आप एग्जाम का पेपर देते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कई स्टूडेंट्स जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तो एग्जाम में ये सोच के नहीं जाते है ना, वो ये सोच के जाते हैं कि हमें जितने करने हैं वो सही करने हैं। और कई स्टूडेंट केवल ये सोच के जाते हैं कि हमें तो इतने क्वेश्चन करने हैं। अरे इतने क्वेश्चन से मतलब कि हमें जितने भी करने हैं वो सही करने हैं। यही हमारी इंपॉर्टेंट थिंकिंग हमारी एग्जाम के अंदर होनी चाहिए, और प्रिपरेशन करते टाइम भी ये चीज दिमाग में होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए, आप जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आपको दिमाग में क्या रखना है कि आपको दिमाग में रखना है कि हमें पहले, जब एग्जाम आपके बहुत दूर है, जब आप स्टार्टिंग में जैसे आप मान लीजिए अभी तो जैसे कोरोना का संकट चल रहा है हमारे यहाँ, अभी कोरोना के अलावा जैसे हम बात करें कि कोरोना जब खत्म होगा उसके बाद जब हमारी क्लास है या फिर हमारी कहीं नई वैकेंसी आएगी या पुरानी वैकेंसीज का एग्जाम सरकार कराएगी, जैसे राजस्थान के अंदर पटवार की वैकेंसीज है और रीट आने वाली है, तो ये कब आती है? अभी तक आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप घर पे बैठ के स्टडी करें। तो आपके लिए आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन जब आप एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला रिवीजन उन चीजों पर करना है जो आपको आती हैं। आपको उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है जो आपको पहले से आते हैं। आप इस तरह से उसको स्ट्रॉन्ग करें कि आपका एक भी मार्क्स नेगेटिव वहां से ना कटे।
एक भी नंबर ना कटे। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है और इसी के बेसिस पर आपको तैयार करें। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने ये चीज दिमाग में रखी और आप कॉन्फिडेंट हुए, फुली कॉन्फिडेंट हुए, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को सही करोगे और एग्जाम को क्रैक करोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा पढ़ा भी लेते हैं, तो आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जहां रेट्सों को पूरा नहीं काटी। ऐसे ही मैं आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जहां रेट्सों को नहीं काटती है वहां क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन है 5,000 रुपए की राशि 6% ब्याज दर से 2 वर्ष में कितना सीआई देगी, कितना एसआई देगी, या सीआईएसआई का अंतर क्या होगा या अमाउंट क्या होगा। मैंने आपको जब क्लास दी थी, मैंने आपको लास्ट 2 वीडियो से पहले मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं कुछ ऐसे एग्जांपल कराऊंगा जब एक ही क्वेश्चन के अंदर हम सारी चीजें रिपीट करेंगे कि एक ही क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे उस रेट के बारे में जो 100 को नहीं काटती। तो पहले सबसे पहला काम हमारा क्या है, रेट देखने का। रेट कितना परसेंट है, यहाँ पर 6% है। क्या 6% 100 को काटता है? क्या 6% 100 को काटता है? नहीं, 6% 100 को नहीं काटता। अब जब रेट 100 को नहीं काटती है तो क्या करना है वो देखिएगा। सबसे पहला काम, आपको बेस क्या मानना है, 100। बेस क्या मानना है, 100। रेट कितना है, 6। तो रेट जितना ज्यादा है उतना जोड़कर ऊपर लिख दीजिए। रेट कितना है, 6%, 6 जोड़ के ऊपर लिख दिया। अब क्या करना है, जितना समय उतनी पावर लगा दो। लगा दिया, 3 वर्ष होता तो 3 लगा देते। अब मैंने कुछ क्लासें आपको दी हैं जहां मैंने स्क्वायर करना सिखाया है, क्यूब करना सिखाया है। अब एक छोटी सी बात, अगर आपको इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से करना होता तो आप क्या करते, इंडिविजुअल वैल्यूज के हिसाब से 6% कैलकुलेट करते या टुकड़ों में वैल्यूएशन बहुत लंबा करते। तो यहां पर भी आप वो काम कर सकते हैं, बट बेटर है कि आपको अगर स्क्वायर करना आता है और क्यूब करना आता है तो वो जो सिंपल एक वर्ष का आप ब्याज निकालते हैं उसको निकालने की नीड नहीं है। यहाँ सारी चीजें ऑटोमेटिक एक बार में निकल के आएगी। केवल एक छोटी सी स्टेप करनी है कि यहाँ 106 का स्क्वायर करना है। नीचे वाला जो 100 का स्क्वायर है वो सबको पता है क्या होता है। तो 100 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 जीरो है, स्क्वायर करने पर कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो। केवल एक ही स्टेप बढ़ेगी बस। यहाँ पर स्टेप भी क्या बढ़ेगी अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता तो। बट बेस्ट है कि स्क्वायर करने का मैंने आपको वीडियो दिया है तो आप उसको भी देखें कि स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, क्यूब कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, 106 का स्क्वायर होता है 11236। 106 का स्क्वायर कितना होता है, 11236। ये वही वैल्यू निकल के आई जो स्टार्टिंग का पहला सीआई का जो पहला चैप्टर का पहला वीडियो था उसी के अंदर हम लोगों ने बात की थी। किसकी वैल्यू निकल के आती है, A/P की वैल्यू निकल के आती है। तो बेटा ये है मिश्र धन और ये है हमारा मूलधन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मूलधन कितना है, 10,000 रुपए। मूलधन कितना है, 10,000। मिश्रधन कितना है, 11,236 रुपए। मिश्रधन कितना है, 11,236। ये अपना अलग है, क्वेश्चन का अलग है, ठीक है। ये हमने शुरू में सीख लिया कैसे कंपेयर करते हैं। 10,000 रुपए मूलधन है तो मिश्रधन कितना होगा, 11,236 रुपए होगा। अब मैं यहां पर आपसे सीआई पूछूं तो बेटा यहां पर सीआई कितना है, यहां पर सीआई है 1236 रुपए। यहां पर सीआई कितना है, 1236 रुपए। अब बात करते हैं एसआई के बारे में। इसी केस में एसआई कैसे निकाला जाएगा, तो देखिएगा इसी केस में एसआई कैसे निकाला जाएगा। 10,000 का 6% कितना होता है, 600 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज। 10,000 का 6% कितना हुआ, 600। 2 साल में कितना हुआ, 1200। अब देखो यहां पर अगर मैं जनरली बात करूं तो यहां पर मेरा सीआई है 1236। एसआई अगर मैं निकालता तो यहां पर एसआई आता 1200 रुपए, और अगर मैं यहां पर सीआई माइनस एसआई का अंतर निकालूं तो कितना आएगा, 36 रुपए। अब मैं किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं, क्वेश्चन कुछ भी पूछे मुझसे। क्वेश्चन ने मुझसे सीआई पूछा है तो मैं 1236 की वैल्यू निकालूंगा। क्वेश्चन ने मुझसे एसआई पूछा है तो मैं 1200 की वैल्यू निकालूंगा। क्वेश्चन अगर सीएसआई के अंतर की पूछता है तो मैं 36 की वैल्यू निकालूंगा। और क्वेश्चन अगर मुझे मिश्रधन की वैल्यू पूछता है तो मैं 11,236 की वैल्यू निकालूंगा। एक ही करके निकालता हूं। सबसे पहले मेरा मूलधन कितना है, 10,000। मैंने माना है 10,000। क्वेश्चन में कितना है, 5,000। तो इसका मतलब यह है कि 5,000 किसके बराबर है बेटा, 10,000 के बराबर। अब पहला, अगर मुझे सीआई निकालना है तो सीआई के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगा, इसको 1236 के। अब एक छोटा सा काम जो मैं आपको कैलकुलेशन का काम बता रहा हूं वो देखिएगा, आपको केवल 0 काटनी है अगर कट जाए तो, ठीक है। उसके बाद अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, जैसे यहां पर 5-10 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार, और 2 से भी बाद में कट जाएगा। अगर पूरा पूरा कट रहा है, क्या कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है तो ही काटे। अगर नहीं कट रहा तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे जितनी 0 उतने के बाद पॉइंट लगाना है। ये गलती हम एग्जाम के अंदर बहुत बार करते हैं। क्या गलती करते हैं हम लोग एग्जाम के अंदर, कि एग्जाम के अंदर हम सॉल्यूशन करने बैठ जाते हैं, हम काटने बैठते हैं। अरे काट के वापस आपको नंबर जब छोड़ोगे नीचे तो वो वैल्यू बचेगी, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है उस पर ना जाए और क्वेश्चन को फॉलोअप करें। जैसे कट रहा है पूरा पूरा 2 बार, हाँ 2 से भी कट रहा है आगे पूरा पूरा, आगे भी कट रहा है 6 बार, 1 बार, 8 बार। तो इस तरह से हमारा सीआई कितना आ गया बेटा, 618 रुपए। अगर मैं यहां पर एसआई निकालता, क्या निकालता, एसआई, तो वही चीज 5,000 किसके बराबर है,
10,000 के बराबर है। ऐसा यानी 1200 का मान निकालता, ऐसा यानी किसका मान निकालता 1200, क्योंकि ऐसा ही मैंने 1200 माना, ठीक है। वो सेम कट गया 2 बार 600 रुपए। अगर मिश्रधन निकालना है किसका, चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन, साधारण ब्याज का निकालता तो मूलधन है 5,600 रुपए ब्याज 5600 रुपए, और चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन निकालूंगा, मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज वाला मिश्रधन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 5,000 किसके इक्विवेलेंट होगा बेटा, तो 5,000 यहां 10,000 के बराबर है, और 11,236 जो मैंने मिश्रधन माना है उसका मान मैं निकालने जाता हूं। तो यहां पर ये 2 बार कट गया, तो 5,618 रुपए हमारा क्या होगा मिश्रधन। इफ इसी केस में अगर आपसे सीआईएसआई का अंतर पूछा था 2 वर्ष के लिए तो कैसे निकालता, तो 2 वर्ष के लिए सीआईएसआई का अंतर हमने निकाल लिया इसी केस में। तो 5,000 किसके बराबर है बेटा, 10,000 के बराबर है, गुणा अंतर अपन ने कितना माना 36, तो अंतर कितना आया बेटा यहां से 18 रुपए। तो इंपॉर्टेंट ये चीजें नहीं है, इंपॉर्टेंट ये तो कैलकुलेशन लास्ट स्टेप है, ये नहीं है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है केवल ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो एक ये वैल्यू आपको पहले से पता है, शुरू से ही हमारा कॉन्सेप्ट ये चलता रहा है कि अपन ए अपॉन बी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कैसे, रेट 6% तो नीचे बेस माना 100 और जितना परसेंट एक्स्ट्रा उतना जोड़ के ऊपर पावर लगा दी, ठीक है। अब 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दिया, 3 वर्ष है तो क्यूब कर देंगे। स्क्वायर कितना होता है 106 का, 106 प्लस 6 112 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया हमारे पास 11,236 हमारा मिश्रधन, और मूलधन आ गया 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए मूलधन पर मिश्रधन कितना है 11,236, सीआई कितना हो गया 1236, सीए हो गया, एसआई कितना हो गया 1200, कैसे निकाला 10,000 का 6% कितना होगा 600, 2 साल में 1200 रुपए, ये ऐसे आ गया। और बाकी सारी वैल्यूज आपको पता ही कैसे निकाली गई है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, 8,000 रुपए की राशि 8% ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना सीआई देगी कितना एसआई देगी, उसका सीएसआई का अंतर क्या होगा और उनका मिश्रधन क्या होगा सीआई वाला, ठीक है। सबसे पहले 8% के 100 को काटेगा, नहीं काटेगा। अर्धवार्षिक होता तो रेट को आधी करते, पर कुछ नहीं बोला, यानी सब अभी तक जो काम चल रहा है वार्षिक। अर्धवार्षिक होता तो क्या करते, रेट को आधी कर देते, समय को क्या करते डबल कर देते, बस यही काम करते हैं हम, इसके अलावा कोई का एक्स्ट्रा काम नहीं करते। सबसे पहले 8% बेस 100 ऊपर 108, समय 2 वर्ष, ठीक है। 108 का स्क्वायर करें तो 108 का स्क्वायर होता है 116 64 और नीचे 100 का स्क्वायर 10,000, ये तो हमेशा 10,000 ही बनेगा, नीचे हमेशा कितना बनेगा 10,000। केवल एक ऊपर के स्क्वायर की वैल्यू को आपको कंसीडर करके चलना है कि स्क्वायर कैसे करते हैं, इसके अलावा कोई वर्क नहीं है एक्स्ट्रा यहां पर। अब बताओ मूलधन कितना है, मूलधन है 10,000 रुपए, मिश्रधन कितना है, मिश्रधन है यहां पर 11,664 रुपए, इनका डिफरेंस क्या होगा सीआई, तो सीआई हुआ 1,664 रुपए हमारा सीआई। अब ऐसा ही निकालना है, इसी केस के लिए ऐसा निकाले इसी क्वेश्चन के अंदर, तो 10,000 का 8% कितना होगा भाई, मूलधन ये 10,000 है और हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है समान होता है, तो 10,000 का 8% कितना हुआ 800, 2 साल में कितना हुआ 1,600, और सीएसआई का अंतर भी निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर ऐसा ही हम लोगों ने मान लिया 1,600 रुपए, ये सब मानी ही वैल्यूज हैं, और यहां पर सीएसआई का अंतर हम कितना मानेंगे 1,664 माइनस 1,600 यानी कितना आया 64 रुपए, ठीक है। अगर आपके दिमाग में वैल्यू अगर आपको याद करने की आदत है याद कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो आप इस चीज़ को ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि जब भी रेट 100 को नहीं काट, देखो जब रेट 100 को काटती है तो अंतर कितना मानते हैं हम हमेशा 1 रुपए, यहाँ पर अंतर कितना मानेंगे जब भी रेट 100 को नहीं काटेगी, वहां काटती तो अंतर 1 होता है, जब रेट 100 को नहीं काटेगी तो उस केस में प्रिंसिपल आपको कितना मानना है 10,000 रुपए, प्रिंसिपल कितना मानना है 10,000 रुपए, पहला पॉइंट कितना मानना है 10,000। दूसरा पॉइंट सीएसआई का अंतर हमेशा रेट का स्क्वायर होगा, रेट कितना है 8 का स्क्वायर कितना हो 64, वो भी पिछले केस में 36 आया था, इसमें 64 आया, लेकिन 2 वर्ष के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए फॉर्मूले पे पढ़ाना मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं याद करने के लिए अलग अलग तरीके से। लेकिन अब देखो ये तरीका तो आपको पथ फिक्स हो गया ना, ए अपॉन पी, ये मूलधन इस वैल्यू पर अपन रेट से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस सीआई होगा, जितना समय देखा उसके हिसाब से अंतर निकाल लो और वो हमारा सीआई हो जाएगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से हम बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बताओ 8,000 मूलधन मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, मेरे हिसाब से कितना है 10,000, तो अगर मुझे सीआई का मान निकालना है सबसे पहले, तो इसका मतलब है 8,000 किसके बराबर है बेटा, 8,000 बराबर है 10,000 के, गुणा 8,000 किसके बराबर है 10,000 के बराबर है, गुणा सबसे पहले सीआई का मान निकालना है, सीआई का मान माना अपन ने 1,664 रुपए, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब कैलकुलेशन है केवल, अब देखो 3 जीरो से कट रही है, अब मैं अगर इसको 2 से काटता तो ऊपर 4 नीचे 5 आता, फिर क्या 5 से कटता के
नहीं कटता। तो क्यों टाइम वेस्ट करूं, जब मुझे 4 से भी गुणा करना है तो सीधा 8 से गुणा करके 10 का भाग लगा दूं ना, यही तो काम करूंगा। चलो करते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरह से हमारा जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना आया, 1331.2 यानी 1331 रुपए 20 पैसे, ये हम बोल सकते हैं इसका। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रधन के बारे में। तो मिश्रधन कितना होगा, 8000 वही 10,000 के बराबर है, गुणा मिश्रधन कितना माना है 11,664 रुपए, ये हो गया। ऊपर सेम वही, देखो कटेगा नहीं, गुणा कर दीजिए, और जब गुणा करोगे तो आएगा, तो कितना आ गया, मिश्रधन आ गया 9,331.20। इसका मतलब अगर मैं इसमें से मूलधन घटाता, यानी इसमें से 8,000 रुपए घटाता, तो मूलधन वो सीआई कितना आता, 1331, सेम वही वैल्यू आ गई। अब कैलकुलेट करके देखिए, आंसर वही आएगा। अगर आपको सीएसआई का अंतर पूछा जाता तो 8,000 किसके बराबर है, वही सेम 10,000 के बराबर है। अंतर आपने कितना माना इस बार, 64 रुपए। अंतर कितना माना, 64 रुपए। अब सेम वही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर सीएसआई का अंतर कितना आ गया बेटा, 51 रुपए 20 पैसे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये 2 वर्ष का केस था। अब हम बात करते हैं 3 वर्ष के केस में क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसका। ठीक है, देखिएगा अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 5,000 की राशि 6% ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष की बात की, तो 3 वर्ष के बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा, वही सीआई पूछ रहा है और मिश्रधन पूछ रहा है आपसे। तो 100 ऊपर 106 पावर 3। अब 106 का क्यूब, मैंने क्यूब करना भी आपको सिखाया, 100 से ऊपर वाला क्यूब। आप देखिएगा चैनल के अंदर जाके एक वीडियो होगा क्यूब करने का, 100 से ऊपर वाला, उसमें हम लोग क्यूब करना सीखते हैं। तो 106 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1191016, ये 106 का क्यूब आता है। और नीचे अब की बार 2 जीरो की पावर 3 जीरो, जो कि 2 जीरो की पावर 3 कर दी, तो पावर जीरो कितनी हो जाएंगी अब की बार, 6। क्यूब करने पर जीरो कितनी हो जाएगी, 3 गुना यानी 6 हो जाएगी जीरो। अब ये हमारा मूलधन और ये हमारा मिश्रधन, इनके बीच का अंतर सीआई। ठीक है, तो इतना भी क्यों करना है, अब तो हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, सीधा मिश्रधन निकालते हैं। तो अगर मैं मिश्रधन निकालने जाऊंगा तो ए बराबर क्या होगा, ये सबसे पहले जो हमारा जो 10 लाख है वो किसके बराबर है, 5,000 के बराबर है। चलो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो 5,000 किसके बराबर है बेटा, यहां पर 10 लाख के बराबर है। और किसका मान चाहिए, इसका, यानी मिश्रधन है हमारे लिए। ठीक है, लिखा हुआ बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी है। ठीक है, क्योंकि केवल कैलकुलेशन करनी है आपको। कट गए 3 जीरो। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो, उसको काटने बैठूंगा, इससे बेटर है कि मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और नीचे कितनी जीरो, 3, और 3 जीरो के बाद यानी 3 अंकों के बाद क्या लगा दूं, पॉइंट लगा दूं। करें इसको मल्टीप्लाई, कितनी जीरो, 3, तो ये हो गया 5,955 रुपए 8 पैसे। ठीक है, ये मिश्रधन हो गया। अगर मुझे सीआई निकालना है तो बेस्ट क्या है कि अगर इसमें से 5,000 लेस कर दूंगा तो कितना आएगा, 955.08। ऐसे अगर सीआई निकालना हो, ऐसा ही निकालना हो तो निकाल सकता हूं। 10 लाख का 6% कितना हुआ, 60,000। 1 साल में 60,000, 3 साल में 1,80,000। अभी जो मैं यहाँ इतना इससे गुणा कर रहा हूं, ठीक है, इससे गुणा कर रहा हूं, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, 1,80,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सेम कैलकुलेशन वो निकल के आएगी। वो किसके लिए आएगी, एसआई के लिए। तो ऐसे वैसे पूछता नहीं 3 वर्ष का, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं जहां रेट 100 को पूरा काटती है। अगर नहीं काटती तो इस तरीके से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ 8% होता तो 108 का क्यूब करना, मैंने उस वीडियो में आपको ये भी करना सिखाया, मैंने आपको उस क्लास में आपको उस वीडियो में मैंने आपको क्यूब करना सिखाया, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वो सोल्यूशन हम लोगों ने जहां रेट 100 को नहीं काटती उसको कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करूंगा कि जहां आपको मान लीजिए समय पूरा ना दे रखा हो, तो उस केस में आपको क्या करना है। वैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन कराया था जहां पे 1.5 वर्ष के बारे में बात की थी। 1.5 वर्ष का मतलब 1 वर्ष पूरा पूरा, आधा वर्ष अलग अलग। तो उस केस को हमने सॉल्व किया था, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, उसी केस को मैं वापस रिपीट करूंगा, लेकिन अब की बार आधा साल ना लेकर
अब कुछ और समय यूज करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल किस टाइप का है। क्वेश्चन है हमारा कि 8,000 रुपए की राशि 20% प्रति वर्ष, सारा सीआई की दर से चल रहा है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं सीआई की दर से। सीआई की दर से 2 वर्ष 3 माह में कितना सीआई और कितना मिश्रधन देगी, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या देखना है, सबसे पहले देखना है समय। अब की बार समय 2 वर्ष 3 माह, यानी 2 वर्ष का ब्याज तो आपको लेना है, साथ में उसके बाद 3 महीने का ब्याज और बढ़ेगा। 2 वर्ष 3 माह के केस में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा वो हमें सॉल्व करना है इस बार। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं मैं। सबसे पहला काम क्या है, 2 वर्ष 3 माह, तो 2 वर्ष और 3 माह को अपन क्या करेंगे, वर्षों में बदलेंगे, और वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देंगे, 12 से, तो 12 से भाग दिया। अब ये भी वर्ष में बदल गया, ये हो गया 1/4, तो 2 सही 1/4 वर्ष, ये हमारा समय हो गया। अब जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि वो 1.5 वर्ष का क्वेश्चन था, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि 1 वर्ष तो पूरा पूरा लीजिए, और उसके बाद जो आधा वर्ष, इसका मतलब है रेट भी आधे वर्ष की लगेगी। ऐसे ही यहां पर 2 वर्ष तो पूरा पूरा चलेगा, 2 वर्ष तो पूरा पूरा चलेगा, साथ में जो 1/4 बचा उसको रेट के हिसाब से कन्वर्ट किएंगे, या फिर रेट को उसके हिसाब से कन्वर्ट करेंगे, ये कह लीजिए आप, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं 2 वर्ष पूरा पूरा लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20%, यानी 2 साल में रेट 20% मिलेगी। अब 20% को कितनी बार काटता है, 5 बार, ऊपर 6, समय 2 वर्ष पूरा पूरा, अभी 2 वर्ष की बात कर रहा हूं, सिंपल कर लेता हूं उसको, तो 36/25, यानी अब जो काम करेंगे 36/25 पे करेंगे। अब आपको आगे क्या करना है वो देखिएगा, आगे क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाया, अभी समय पूरा यूज नहीं किया है, समय कितना बचा है, 1/4 वर्ष बचा हुआ है। तो अब क्या लगा, ये जो रेट 20% है वो प्रति वर्ष की है, पर हमें कितने समय के लिए चाहिए, 1/4 समय के लिए। अच्छा वो बताओ, 1/4 समय में रेट भी 1/4 होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब त्रैमासिक करते हैं तो समय को, मतलब जो रेट होती है उस रेट को समय के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। त्रैमासिक के लिए करते हैं, अर्धवार्षिक में आधे वर्ष के हिसाब से आधी करते हैं रेट को, त्रैमासिक में चौथाई करते हैं। सेम वही चीज है, त्रैमासिक 3 वर्ष, जो 3 माह था, 3/12 वर्ष हमने जो कन्वर्ट किया, ये भी हमारा कितना है, ये भी त्रैमासिक ही तो है। तो रेट को 20 को हम चौथाई में कन्वर्ट किया, तो कितना रेट हो गया, 5%। तो अब की बार इस रेट को 5% में बदला, किसके लिए, केवल 1/4 समय के लिए। अब 5% कितनी बार काटेगा, 5% काटेगा बेटा 20 बार, और ऊपर 21। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा जो हो गया हमारे लिए क्या हो गया, आपकी बार मूलधन, ये पूरा क्या हो गया हमारे लिए मूलधन, और ये पूरा क्या हो गया मिश्रधन। अब देखो कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट ना करें, कैलकुलेशन करनी है वो एक बार करनी है आपको, तो आपको करनी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं, कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो वो तो आपको करना है। इसका मतलब ये मूलधन किसके बराबर हो गया, गुणा करने का 8,000 के बराबर। तो अपन सीधा मिश्रधन निकालने जाते हैं। इसका मतलब 8,000 जो पूरा पूरा है वो किसके बराबर हो गया, 25 गुणा 20 के बराबर हो गया, है ना। अब मिश्रधन निकालने जाते हैं, इससे गुणा कर दीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। आप कुछ भी कर लीजिए, आपको इतना सा कैलकुलेशन तो हर तरह के सॉल्यूशन में आपको करना पड़ेगा। कट गया 400 बार, 16 बार, तो इन सबको गुणा करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12,096 रुपए। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्रधन निकल के आया। क्या निकल के आया, मिश्रधन। और अगर मुझे सीआई निकालना होगा तो सीधा सा लॉजिक है कि 12,096 में से 8,000 लेस कर दिया तो कितना हो गया, 4,096 रुपए। तो इस तरह से हम, जब आपको समय पूरा पूरा ना दे रखा हो, अलग से वर्ष में या महीनों में, या वर्ष और महीनों में दे रखा हो, या वर्ष और दिनों में दे रखा हो, तो हम बहुत इजीली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। एक एग्जांपल और देखते हैं जो दिनों के अंदर बात, क्योंकि हमेशा जब भी आपको इंटरेस्ट लेना है वो वर्षों में लेना होता है। अगले एग्जांपल की बात करते हैं, जब समय दिनों में दिया हो। लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने बात की थी जब महीनों में दिया हो, अब दिनों के अंदर बात करते हैं कि दिनों पे अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 4,000 की राशि 15%, अब प्रतिवर्ष और लगा देता हूं, प्रतिवर्ष के ऊपर क्वेश्चन है। 4,000 रुपए की राशि 15% सीआई की दर से एक वर्ष 73 दिन में कितना सीआई और कितना मिश्रधन देगी। तो बार बार आपको A/P की ही वैल्यू कंसीडर करनी है, वही वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। उसको निकाल लीजिए, क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक वर्ष पूरा पूरा है, 73 दिन, एक साल में कितने दिन, 365 दिन। एक साल में कितने दिन, 365 स्टैंडर्ड दिन माने जाते हैं।
ठीक है, तो इसको अपन वर्षों में बदलते हैं पहले। तो 73 में 365 का भाग लगा दिया, तो दिन का भाग लगाया तो ये वर्ष में बदल गया, तो एक वर्ष तो पूरा पूरा हो गया, प्लस ये कट गया 5 बार, ये कट गया 5 बार, तो 1/5 वर्ष और आ गया। इसका मतलब हो गया एक वर्ष तो रेट पूरी पूरी लगेगी, और पूरी पूरी रेट कितनी है 15%, और 1/5 समय के लिए रेट को 1/5 करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक के लिए हाफ किया, त्रैमासिक के लिए चौथाई कर दिया, तो 1/5 के लिए 1/5 से गुणा कर दो, तो 15 × 1/5 किया तो बेटा कितना परसेंट आ गया 3%। तो यहां पर रेट कितनी लगेगी 3% रेट लगेगी हमारे लिए। क्लियर है? अब कर लीजिए सॉल्व। आपको पता है दोनों रेट कौन सी जो 100 को नहीं काटती हैं। अब जब 100 को नहीं काटते तो बेस क्या होता है 100 ऊपर 115। अब कई लोग जैसे 15%, कई कैलकुलेशन में ऐसे ही सिखाते हैं 15% का मतलब हो गया 15/100 को काट के 3/20 लिखेंगे, फिर 3/100 को काटेंगे तो 3/100 का 3/100 रहेगा। तो वो इतना कुछ क्यों दिमाग में रखना है जब डायरेक्टली हमको ये पता है कैलकुलेशन वही लिखनी है। वो जो हमारे पास 3/20 है उसमें 20 में 3 का ब्याज 23/20 हो जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, वही तो लिखा हुआ है ये, और क्या है। ठीक है, तो अब देखो जब रेट 15% हुई, एक वर्ष पूरा पूरा लिया, तो 100 पे 115 हो जाएगा। अगली बार कितना ब्याज मिलेगा 3% का, तो गुणा नीचे 100 और ऊपर 103। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाली वैल्यू तो क्या है आपका मूलधन, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है आपका मिश्रधन। केवल यही कंसिडर करना है। कर लीजिए सॉल्व। तो बताओ ये पूरा किसके बराबर हो गया? ये हो गया 4000 के बराबर। तो सीधा मिश्रधन निकालता हूं, तो 4000 बराबर है 10,000 लिख दो सीधा इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 115 गुणा 103। करें कैलकुलेशन। 3 0 विदा, ये 5 से कट रहा है तो चलो काट लेते हैं। 2 5 2 से काट दिया ना दोनों को, 5 से काटा 23 बार, 23 दूनी 46 गुणा 103, तो 4738 रुपये हमारा क्या आ गया CI आ गया। ठीक है, और अगर हम 4838 रुपये हमारा क्या आ गया मिश्रधन आ गया, और CI निकालेंगे तो CI कितना आया, इसमें से मूलधन घटाया तो कितना है 738 रुपये हमारा क्या आ गया CI आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन का हम सोल्यूशन बहुत इजीली कर सकते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं जहां हर वर्ष रेट चेंज होती, तो हर वर्ष अगर रेट चेंज होगी तो परसेंटेज के बेसिस पे बात कर सकते हैं। ये हर वर्ष रेट चेंज होने का कॉन्सेप्ट यूज तरह से है। कैसे? मान लो कि पहले वर्ष 15% ब्याज दर से मिल रहा है, अगले वर्ष 3% से मिल रहा होता, तो क्या होता 100 पे 115 पहले वर्ष का, फिर अगले वर्ष के लिए 100 पर 103। उसके बाद भी मान लो तीसरा वर्ष है जिसपे आपको 6% मिल रहा है, तो 100 पर 106। जहां रेट 100 को काटेगी 100 की फॉर्म काटने की फॉर्म में लिख दो, जहां नहीं काटे वहां इस फॉर्म में लिख दो, और इस तरह से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, उस पर बात करेंगे हम लोग। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं जहां पर अगर हर वर्ष रेट चेंज हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, देखते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल जरूर जनसंख्या के ऊपर है, लेकिन जनसंख्या वाले केसेस परसेंटेज के बेसिस पे हो सकते हैं। परसेंटेज वाले केसेस जो हमारा CI होता है वो परसेंटेज ही होता है। मैं आपको जो परसेंटेज स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा परसेंटेज चलेगा। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन के सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि जो CI वाले सोल्यूशन होते हैं वो परसेंटेज के बेसिस पर ही होते हैं, कोई डिफरेंट सोल्यूशन नहीं होता है। तो देखिएगा एक बार, एक गांव की जनसंख्या 2,47,296 है, एक गांव की वर्तमान में आज की जनसंख्या। ठीक है, यदि पिछले 3 वर्ष यानी 3 वर्ष पहले की बात करें, पिछले 3 वर्ष में जनसंख्या क्रमशः 20%, 15% और 12% बढ़ी हो, पिछले 3 वर्षों में क्रमशः, यानी लगातार एक एक करके वर्ष में क्या बढ़ी हो, पहले वर्ष में कितनी बढ़ी हो 20%, फिर 15% और फिर 12% बढ़ी हो, तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी। एक बात को ऐसे मान के चले कि 3 वर्ष पहले जो था वो हमारे लिए मूलधन था, और 3 वर्ष में, ये 3 वर्ष में जो आपको ब्याज मिला होगा, और आज वाला हमारे लिए मिश्रधन होगा। जनसंख्या वही तो है, देखो पिछली वाली वैल्यू पर तो बढ़ी है, जनसंख्या जो बढ़ती है वो प्रीवियस वैल्यू पर बढ़ती है। अब ये वाली वैल्यू बढ़ेगी इससे प्रीवियस वाली पर, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी इससे प्रीवियस वाली पर, और ये वाली बढ़ेगी इससे प्रीवियस वाली पर, यानी 3 साल पहले जो थी। तो जो सबसे पहले थी वो हमारे लिए क्या था मूलधन, और जो आज होगी वो हमारे लिए क्या होगा मिश्रधन। देखिएगा कैसे, एक छोटा सा केस मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। अगर 20% पहले वर्ष में बढ़ती है तो 20% 100 को काटता है कितनी बार 5 ऊपर 6। इसका मतलब पहले वर्ष में अगर ये 5 थी तो कितनी हो गई 6। अगले वर्ष में 15% बढ़ रही है और 100 को नहीं काटता है, इसलिए मत काटो, आप अभी मत काटो, सीधा लिख दो। हम तो जो सीखा है हम लोगों ने वही लिख रहे हैं, 100 पे 115। उसके बाद 12% भी 100 को नहीं काटेगा, 12.5 होता तो हम जरूर काट लेते, 8 और 9 के हिसाब से लिखते, तो इसको 112/100। अब
कई जगह इसको काट के लिख लेते हैं। अब एक बात बोलो, ये पूरा मेरे लिए क्या होगा, मूलधन, और ये पूरा मेरे लिए क्या होगा, मिश्रधन। ये पूरा क्या है, मूलधन, और ये पूरा क्या है मेरे लिए, मिश्रधन। इसका मतलब ये जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो किसके बराबर है, 2,47,296, 2,47,296 के बराबर है। वो होगा 2,47,296 किसके बराबर होगा, 6 गुणा 115 गुणा 112 के बराबर होगा। और मूलधन यानी 3 वर्ष पहले की जो जनसंख्या होगी वो मूलधन का काम करेगी, यानी हमें मान निकालना है 5 गुणा 100 गुणा 100। अब केवल इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपकी कैलकुलेशन में डिपेंड करेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं आप इसको। तो 5 से काट लिया 23 बार। अब पहले 23 से काटते हैं, ठीक है। अब 6 से काट लेते हैं, अभी 112 का टेबल आता तो ठीक है, नहीं तो 4 से काटा 25, 28, और 28 से पूरा पूरा कटेगा ये 64 बार। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1,60,000। इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 1,60,000। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्तमान जनसंख्या मूलधन हमारे पास अगर मान लो 1,60,000 रुपए है और पहले वर्ष 20% मिलता है, तो 20% का मतलब 6/5। पहली बार 20% वृद्धि हो रही है, मूलधन 5 तो मिश्रधन 6। अगली बार 15% वृद्धि तो 115/100, 112/100। अगले वर्ष 12% है। तो जब इसको इससे काटा जाएगा, पूरा सॉल्व किया जाएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 2,47,296, ठीक है। तो ये हमारे लिए मूलधन हो जाता है, ये हमारे लिए मिश्रधन होता है। अब की बार उल्टा देखा था, मिश्रधन देखा था, मूलधन पूछा था, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या मिश्रधन का काम कर रही है और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या मूलधन का काम कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर जैसे हम बात करें कि वैल्यू घटती है, अवमूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्य में जो क्या होती है, कमी होती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 20% कमी हो रही है तो 80% रह जाएगी, 15% कमी हो रही है तो 85% रह जाएगी। ये सब परसेंटेज के अंदर हम बात करेंगे, बहुत इजीली परसेंटेज के अंदर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस से क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये सब परसेंटेज के बेसिस पे ही है, ठीक है। अब एक पॉइंट बचता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर का बचता है। आपने कभी क्वेश्चन सुना हो, ब्याज की प्रभावी दर, कौन सी दर, ब्याज की प्रभावी दर। ये ब्याज की प्रभावी दर क्या है, एक एग्जांपल से बात करूंगा मैं, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है और फिर आपको करना कैसे है, देखिएगा एग्जांपल, ब्याज की प्रभावी दर क्या होती है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मतलब इसका मतलब क्या है, प्रभावी दर का मतलब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्या है, ब्याज की प्रभावी दर पूछ रहा है, जो अर्धवार्षिक आधार पर दे, अर्धवार्षिक आधार पर यानी साल में कितनी बार, 2 बार, 6% वार्षिक दर के बराबर हो, 6% वार्षिक दर के बराबर हो। अर्धवार्षिक आधार पर दे है, लेकिन ब्याज की दर कितनी है बेटा, यहां पर 6% है, तो होगी, ये आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ सबसे पहले पढ़ो उसका मतलब, अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार, इसका मतलब साल में 2 बार 6% से तो ब्याज नहीं मिलेगा। अब जब अर्धवार्षिक का केस हम पढ़ते हैं तो रेट को क्या करते हैं, आधी करते हैं। अब रेट कितना परसेंट है, 6 का आधा किया तो कितना हो गया, 3% हो गया। और एक छोटी सी बात करें, अगर लॉजिकली बात करें तो साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। अब इसका मतलब पता है क्या है, ब्याज की प्रभावी दर का मतलब क्या है वो समझना। अगर मैं 6% वार्षिक ब्याज की दर को अर्धवार्षिक दर पर लगाऊं तो मुझे 6% के हिसाब से ब्याज ना मिलते हुए कितने परसेंट से मिलेगा, 3% करते हुए 2 बार ब्याज मिलेगा। एग्जैक्टली यही होगा। तो कहने का मतलब मुझे जो ओवरऑल ब्याज मिलेगा, ओवरऑल जो ब्याज मिलेगा, मुझे उतना ही ब्याज किसी दूसरी दर से मिले, वही दर यहां पर क्या कहलाएगी, ब्याज की प्रभावी दर। यानी कहने का मतलब जिसका ब्याज, उस ब्याज की प्रभावी यानी उस ब्याज का दर, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की, यानी एक ऐसी रेट जिसका उतना ही मान या उतना ही ब्याज प्राप्त हो जितना 6% वार्षिक को अर्धवार्षिक दे देने पर प्राप्त होगा। तो इस काम करते हैं, 6% से वार्षिक आधार को अर्धवार्षिक दे पर करके देखते हैं कि 2 बार करने पर ब्याज कितना मिलेगा, और वही हमारी क्या हो सकती है, प्रभावी दर हो सकती है। कैसे, अब सबसे पहले बेटा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो प्रभावी दर के हिसाब नहीं, अर्धवार्षिक के हिसाब से रेट कितना हो जाएगा, 3, और 1 वर्ष के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 वर्ष के हिसाब से ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा आपको, 2 बार। अगर ये त्रैमासिक होता तो यहाँ 4 करता,
ठीक है। पर मोस्टली क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन ऐसा प्रभावी दर वाला आएगा वो हमेशा अर्धवार्षिक देय ही मोस्टली पूछता है। तो एक बार बताओ 3% का मतलब हो गया, नीचे अगर 100 रुपए प्रिंसिपल होता तो पहले 6 महीने में कितना मिलता है 100 और फिर 103 रुपये यानी 3 रुपये ब्याज मिलता। अब अगले 6 महीने में ये प्रिंसिपल बन जाएगा पूरा पूरा, फिर 100 और 103, यही काम होगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो नीचे मूलधन हो गया 10,000 का गुणा करने पर, स्क्वायर करने पर, और ऊपर 103 का स्क्वायर किया तो 10609 स्क्वायर करना हमने सीखा। इसका मतलब क्या है कि जब भी 6% वार्षिक की दर को अगर अर्धवार्षिक दे के आधार पर बांटा जाएगा तो 10,000 रुपये अगर लगाए जाते, 10,000 रुपये लगाए जाते तो मिश्रधन कितना होता है 10609। ठीक है, ये हमारे पास मिश्रधन निकल के आता। इसका मतलब अगर ये मान के चले कि अगर 100 के आधार पर, क्योंकि हमेशा जो वैल्यू परसेंटेज में निकलती है 100 के हिसाब से निकलती है, तो अगर यहाँ पर 100 को अगर मैं वैसे डायरेक्टली जो अंतर है वो जो अंतर है उसको ले लीजिए, इसके बराबर है तो 10609 के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी 10609, यानी इसका मतलब हो गया कि ब्याज आपको कितना मिला है 6.09%। क्लियर है। तो इससे इस तरीके से बहुत इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो कि ये तो चलो लॉजिकल वे में पूरा डिफाइन कर दिया, बट इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लो प्रिंसिपल 100 रुपये, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 100 के हिसाब से निकाली जाती है, तो प्रिंसिपल 100 पहली बार में 3% यानी 103, अगली बार में फिर 103 कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब ये कैलकुलेट किया तो 10609 और 100 का भाग लगा तो 106.09 और यहाँ से तक कितनी वृद्धि हो गई 6.09% की क्या हो गई वृद्धि, यानी यही हमारे ब्याज की प्रभावी दर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 3% से 2 बार टुकड़ों में ब्याज लेता तो भी उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6.09% की दर से अगर मैं ब्याज लेता। तो इसका आंसर कितना आ गया 6.09% ब्याज की प्रभावी दर निकल के आई है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, तो और मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा परसेंटेज होगा, कभी मैं आपके लिए एक वीडियो डालूंगा जिसमें हम बात करेंगे किस्तों से रिलेटेड साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बस अब एक इंपॉर्टेंट बात निकल के ओवरऑल निकल के आती है कि CISI पढ़ने के बाद कि जैसे मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स के, कुछ के पर्सनल मैसेज भी आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि हाँ वो कहते हैं कि भाई सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हमें फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ रहा, और कोशिश भी ये करें कि आप फॉर्मूला याद ना ही करें, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं। एग्जाम में आप ये सोचते रहते हैं कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। कभी कभार तो किताब उठा के देखें, एक ही चैप्टर में एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूले दे रखे होते हैं कि इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, किसी से भी कर लो। अरे एग्जाम में जाएंगे जबकि ये सोचने बैठेंगे कि किस फॉर्मूले से करना है, नहीं, केवल एक तरीका यूज़ करो जिससे आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि वो क्वेश्चन जब आप पढ़ने बैठे एग्जाम के अंदर तो आपके हाथ ऑटोमेटिक चलते रहें। प्रैक्टिस इतनी करनी है। ठीक है, तो हम इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो आज की क्लास में ओवर करता हूँ, आप ये चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा परसेंटेज होगा, नेक्स्ट वीडियो आपको परसेंटेज का होगा, और नेक्स्ट क्लास थोड़ी बड़ी होगी। अब थोड़े वीडियो बड़े डाले जाएंगे जिससे आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिल सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।